हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विद्या अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ पॉलिटी मिससेलेनियस का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन इस प्रश्न के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, डैश को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो ये कब की बात है? ये है 15 अगस्त 1974। 15 अगस्त 1974 को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। यहाँ पर हम रेलवे में आए हुए वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो अब तक के किसी न किसी एग्जाम में रेलवे ने पूछ रखे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो जो छात्र एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। सर्वप्रथम 15 अगस्त 1974 ईस्वी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने स्वतंत्रता दिवस पर एक मुख्यमंत्री के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था तथा इसके बाद जुलाई 1974 को केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया कि गणतंत्र दिवस पर राज्यों के राज्यपाल व स्वतंत्रता दिवस पर राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विशालांध्र आंदोलन। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को विशालांध्र आंदोलन कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट। उससे पहले हम इसकी डिटेल देखेंगे। विशालांध्र आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भारत में सभी तेलुगु भाषियों के लिए एक संयुक्त राज्य ग्रेटर आंध्र के लिए आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आंध्र प्रदेश महासभा के बैनर तले किया, जिसमें सभी तेलुगु भाषी क्षेत्रों को एक राज्य में मिलाने की मांग की गई थी। आंदोलन सफल रहा और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 के तहत 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश के साथ हैदराबाद के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गयालाल। भारत में राजनीतिक शब्दावली में आयाराम गयाराम की अभिव्यक्ति गयालाल के लिए लोकप्रिय हुई। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुए हरियाणा के पहले विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हुए कांग्रेस के विधायक गयालाल के लिए प्रयुक्त शब्दावली आयाराम और गयाराम तत्कालीन विधायक वीरेंद्र राव द्वारा प्रयोग की गई थी। 9 घंटे के भीतर ही विधायक गयालाल ने 2 बार पक्ष बदले, कांग्रेस के अंदर और बाहर, और एक पखवाड़े में ही संयुक्त मोर्चे में चले गए। तत्कालीन गृह मंत्री वाईवी चब्बाड़ ने बाद में संसद में इस मुहावरे का प्रयोग राजनीतिक दल बदलुओं को निरूपित करने के लिए किया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? तो इसका सही जवाब मिलता है हमें ऑप्शन सी देखने को, मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील हैं। कौन? मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता
आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू भारत की दो प्रसिद्ध महिला वकील हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की आईपीसी धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया। ध्यातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि देश में दो बालिग लोगों के बीच समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आईपीसी की धारा 377 के उस हिस्से को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है जिसमें कहा गया था कि समलैंगिकता अपराध है। अगला क्वेश्चन है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये बात कही थी गोविंद बल्लभ पंत ने। क्या कहा था गोविंद बल्लभ पंत ने? इन्होंने कहा था 27 अगस्त 1947 को जब संविधान सभा की बहस हुई तब इन्होंने कहा था कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होंगे। 27 अगस्त 27 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक की एक बहस में गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होंगे तथा यदि अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे तो वे कभी भी अपने बहुसंख्यकों में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर अल्पसंख्यक प्रथा निर्वाचन क्षेत्रों से जीतकर आते रहे तो वे राष्ट्र के विकास में कभी प्रभावी योगदान नहीं दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में डैश एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकपाल। भारत में लोकपाल एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। भारत में लोकपाल एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकता है। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसका गठन एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्यों से हुआ है। इस संस्था के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय सरकार का एक भाग नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास प्राधिकरण। नगर पालिका, जिला परिषद और ग्राम पंचायत ये सभी भारत में स्थानीय सरकार के भाग हैं। स्थानीय स्वशासन को भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शामिल किया गया था। स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका व जिला पंचायत आदि को रखा जाता है। इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। भारत का वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट के पहले हर वर्ष संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। यह भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के वाणिज्य प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए विकास की समीक्षा करता है। चैत्र माह को पहला महीना मानते हुए शक संवत पर आधारित
राष्ट्रीय कैलेंडर को वर्ष डैश से अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1957। चैत्र माह को पहला महीना मानते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को वर्ष 1957 से अपनाया गया था। 1957 में भारत सरकार ने शक संवत को देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इसलिए राजपत्र यानी गजट, आकाशवाणी और सरकारी कैलेंडरों में ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ इसका भी प्रयोग किया जाता है। शक संवत को शालिवाहन संवत भी कहा जाता है। इसका आधार सौर गणना है। इसके प्रथम मात्र इसके प्रथम माह चैत्र में 30 दिन है, जो अंग्रेजी लीप ईयर में 31 दिन हो जाते हैं। उल्लेखनीय है कि शक संवत भारत का प्राचीन संवत है, जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है। यह संवत कुषाण शासक और कनिष्क शासक के द्वारा चलाया गया था। इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला? तो दो ऑप्शन दिए गए, टीटी कृष्णमाचारी और यशवंत सिन्हा। अच्छा, इन दोनों ने तो वित्त मंत्री का पद संभाला था। बाकी के दो ऑप्शन भी देखते हैं। अरुण जेटली और वीके, अरुण जेटली ने संभाला था, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वीके कृष्णा मेनन ने। वीके कृष्णा मेनन 1957 से लेकर के 62 तक भारत के रक्षा मंत्री थे, जबकि टीटी कृष्णमाचारी 1957 टू 58 और यशवंत सिन्हा 1990 टू 91, अरुण जेटली 2014 से 2019 भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मैकाले ने। इंडियन पिनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुआ था, इसका मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता की थी लॉर्ड मैकाले ने। भारतीय दंड संहिता, इसका निर्माण 1860 में किया गया था। मसौदा को तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही लागू किया है। भारतीय दंड संहिता में कुल 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। इसमें 77 से ज़्यादा बार संशोधन किए जा चुके हैं। 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1968 में भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। भारत में वर्ष 1963 में पहली बार लोकपाल की स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की सिफारिश पर 9 मई 1968 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लोकपाल विधेयक संसद में पेश हुआ। उस वक्त लोकपाल विधेयक के दायरे में प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया था। यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, परंतु राज्यसभा में पारित न हो सका। वर्तमान लोकपाल अधिनियम 2013 प्रभावी है। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा था। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है, एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। इनमें से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति। बाकी बाल विवाह,
अस्पृश्यता और निरक्षरता ये सभी सामाजिक बुराइयां हैं। सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए भारतीय समाज में फैली अनेक बुराइयां जैसे अनटचबिलिटी, बाल विवाह और और भी हैं कुछ। देखते हैं क्या है और बताइए। और हैं विधवाओं की दुर्दशा, लड़कियों की शिक्षा की मनाही इत्यादि समस्याओं से मुक्त होना पड़ेगा। इन सब का गांधी जी पुरजोर विरोध करते थे। उनका कहना था कि इन बुराइयों से हिंदू समाज को जर्जर बना दिया था। अगला है, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यपालिका। ये क्या करता है? कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है। सरकार के मुख्य रूप से तीन अंग होते हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका कानून एवं जन नीतियां बनाने, बदलने और हटाने का काम करती है। न्यायपालिका का मूल काम हमारे संविधान में लिखित कानूनों का पालन करवाना तथा कानून को न मानने वालों को दंडित करना है। एकात्मक राज्यों में सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र में। एकात्मक राज्यों में केंद्र सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। एकात्मक राज्य ऐसे राज्य कहते हैं जो एकमेव शक्ति के रूप में शासित हों, जिसमें केंद्रीय सरकार अंततः सर्वोच्च मानी जाती हो तथा उस राज्य के प्रशासनिक विभागों को प्राप्त होने वाले अधिकार केंद्रीय सरकार पर निर्भर हों। विश्व के अधिकांश देशों एकात्मक शासन ही है। अधिकांश देशों में। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। 5 अप्रैल 1957 में एम.एस. नंबूदरीपाद के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा की सरकार बनी थी, जो विश्व की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार थी। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1904 में। 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम मूलतः ब्रिटिश औपनिवेशिक युग का है। इसका मूल संस्करण भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1889 था। यह अधिनियम ब्रिटिश राज की नीतियों का विरोध कर रहे कई भाषाओं के समाचार पत्रों की आवाज दबाने के उद्देश्य से लाया गया था। वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय इसमें संशोधन करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 के रूप में इसको और अधिक कठोर बना दिया गया, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। वर्ष 1923 में इसका नया संस्करण अधिसूचित किया गया और इसके द्वारा भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 का अधिनियम संस्था को देश के शासन में गोपनीयता और विश्वसनीयता के सभी मामलों तक विस्तारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में
36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी शामिल हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। डीपीएसपी का मूल उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। मूल अधिकारों की प्राप्ति के लिए न्यायालय का रुख किया जा सकता है, अर्थात ये न्याय संगत हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए न्यायालय का रुख नहीं किया जा सकता, अर्थात गैर न्याय संगत हैं। भारत सरकार के लेखे अकाउंट्स 3 भागों में तैयार किए जाते हैं। इनमें से कौन सा 3 भागों में से एक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, सहकारी निधि। ये नहीं है, 3 भागों में से ये एक नहीं है भारत सरकार के, और बाकी के समेकित निधि, लोकलेखा और आकस्मिकता निधि हैं। भारत सरकार की निधि 3 भागों को तैयार किए जाते हैं। इसमें समेकित निधि या संचित निधि आर्टिकल 266 के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व तथा सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली को इसमें जमा किया जाता है। आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 के अनुसार संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। लोकलेखा यह आर्टिकल 266 के दूसरे के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी धनराशि लोकलेखों में जमा होती है। अगला है, किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने से सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, वार्ड समिति का। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने से सरकार द्वारा वार्ड समिति का गठन किया जाता है। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा वार्ड समिति का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए की गई थी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 3 सदस्यीय सरकारी आयोग का गठन भारत सरकार ने 1983 ईस्वी में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध और शक्ति संतुलन की जांच करने तथा परिवर्तनों पर अपनी संस्तुति के लिए किया था। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया थे। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1987 में पेश की और इसका सार आधिकारिक तौर पर 19 जनवरी 1988 में जारी किया गया। हम बात कर रहे हैं सरकारी आयोग की। भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मई 2005 और जून 2005 में। आरटीआई अधिनियम पारित किया गया था मई 2005 में, और राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी इसको? वो मिली थी इसको जून 2005 में। 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद ने पारित किया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून लागू किया गया। भारत में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिटेक्शन लॉ किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1985 में। 1985 में भारत में दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिटेक्शन लॉ पारित किया गया था। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही कानून की 10वीं अनुसूची में, जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है, के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ी गई। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफी प्रचलित थी। 1960 और 70 के दशक में आयाराम गयाराम की राजनीति देश में काफी प्रचलित हो गई थी। दरअसल अक्टूबर 1967 को हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने एक दिन के भीतर 3 बार दल बदलकर इस मुद्दे को राजनीतिक मुख्यधारा में ला खड़ा किया था। भारत सरकार द्वारा अंगीकृत
संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य और केंद्र के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों पर चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में लोकायुक्त का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय है। राज्यों में भ्रष्टाचार रोधी प्राधिकरण जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा जनता के हितों के लिए की जाती है लोकायुक्त कहलाता है। लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। अगला है, भारत सरकार के अर्ध संघीय स्वरूप क्वेसी फेडरल फॉर्म का प्रावधान कहां से लिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा से। भारतीय संविधान में अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। अर्धसंघीय व्यवस्था में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा समान नहीं होता है। भारत को अर्धसंघीय व्यवस्था वाला देश कहा जाता है क्योंकि राज्य की तुलना में केंद्रीय मशीनरी ज्यादा ताकतवर होती है। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। भारत का केरल राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। हाल ही में गुजरात ने राज्य में रहने वाले यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। इसके साथ गुजरात भारत का तीसरा राज्य बन गया है जिसने यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। इसके पूर्व पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कर चुके हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने को निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। ये 4 ऑप्शंस हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 144। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत भारत में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कार्यपालक मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाने की शक्ति को पारित करने का अधिकार देता है। कौन भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अरमिंदर सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पिता यादविंद्र सिंह पटियाला पटियाला के महाराजा थे। वे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी भी थे। अगला है, किस सांविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर भारत का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 18 जुलाई 1947 को मंजूरी मिली और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत अस्तित्व में आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के दौरान ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली थे। आईपीसी का विस्तार पूछा है इसने, बताइए क्या है आईपीसी का विस्तार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन पेनल कोड।
भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड आईपीसी भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। धारा 66 ए हाल ही में मीडिया के विवाद में था। यह धारा किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। धारा 66 ए किससे संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी से। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 को अस्तित्व में आया। यह 13 अध्याय में विभक्त है जिसमें 94 धाराएं हैं। अक्टूबर 2008 को इस कानून को एक घोषणा द्वारा संशोधित किया गया। इसे 5 फरवरी 2009 को फिर से संशोधित किया गया जिसके अंतर्गत धारा 66 ए का प्रावधान है। यह धारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के संबंध में है। इसके तहत दोषियों को 3 साल या 5 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय ने धारा 66 ए को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूपी। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में 3 तलाक को लेकर प्रस्तावित विधेयक के ड्राफ्ट पर सहमति व्यक्त की। शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास। इस मंत्रालय का एक कार्य है शिक्षा। शिक्षा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। शिक्षा मंत्री को 1985 में निर्मित किया गया था। ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विवाह से। माफ कीजिए, माफी चाहूंगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तलाक से। ट्रिपल तलाक ऑप्शन बी इज करेक्ट, तलाक से ही संबंधित है। ट्रिपल तलाक 3 तलाक इस्लाम धर्म में दिया जाने वाला तलाक है जिसे तलाक ए बिद्दत के नाम से भी जाना जाता है। 3 तलाक के अंतर्गत पुरुष एक बार में ही 3 बार तलाक बोलकर या फिर पत्र या एसएमएस या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 3 तलाक भेजकर अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है जो कि एक तरफा है। भारतीय दंड संहिता 1860 में डैश के शासन में तैयार की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले के शासन में तैयार की गई थी भारतीय दंड संहिता 1860 में। थॉमस बेट थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में गठित लॉ कमीशन ने 1860 के आईपीसी तथा 1861 के सीआरपीसी को तैयार किया। मैकाले के द्वारा 1837 में तैयार किए गए ड्राफ्ट कानून को आगे चलकर लागू किया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 के काल में आईपीसी को लागू किया गया था। अगला है आईपीसी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए भारतीय पेनल कोड, ये सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार की प्रणाली लागू नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाइना में। चाइना में संघीय सरकार की प्रणाली लागू नहीं है, बाकी ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और भारत में है। चीन में संघीय यानी फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है, वरना यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था स्थापित है। विश्व के अधिकांश देशों में एकात्मक शासन प्रणाली है, उदाहरण यूनाइटेड किंगडम, चीन, जापान और फ्रांस। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैन को।
23 अक्टूबर 1993 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक समुदायों के तौर पर 5 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अधिसूचित किया गया था। 30 जनवरी 2014 ईस्वी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2 के अनुच्छेद ग के अंतर्गत जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया। अगला क्वेश्चन है, गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियन यानी प्रसन्नदाता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियन है कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा प्रसन्नदाता है। यह भारत सरकार का एक अधिकृत कानूनी दस्तावेज है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जिसे पूर्व में क्या कहते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इरविन। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जिसे पूर्व में इरविन कहते थे। 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस समारोह इरविन स्टेडियम, जिसे अब नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इसके पश्चात वर्ष 1954 तक गणतंत्र दिवस समारोह कभी इरविन स्टेडियम, तो कभी किंग्सवे राजपथ, लाल किला, रामलीला मैदान में मनाया जाता था। राजपथ पर इस परंपरा की शुरुआत 1955 से हुई। वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलवे सुरक्षा बल। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी देखिए, सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा बल, ये सभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। रेलवे सुरक्षा बल देश के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है। यह राज्य द्वारा प्रशासित होता है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, जबकि एसएसबी यानी सीमा सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। दिसंबर 2019 में रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 565। स्वतंत्रता के समय करीब 565 देशी रियासतें थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के गृह मंत्री भी थे। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर 562 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय प्रसंग में शामिल होने की स्वीकृति दी थी, जबकि जूनागढ़ को सैन्य कार्रवाई द्वारा, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में शामिल किया गया। स्वतंत्रता से पहले असंख्य रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद की। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद की थी। 1724 ईस्वी में चिनक्लिच खां ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसे प्राय निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के बाद हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर के सन्मुख सेठी ने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को पेश किया था। और ये कब की बात है? 1947 की। वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के सन्मुख सेठी ने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था।
भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक ये भारत की अधिराज्य अवधि दर्शाती है। भारत की अधिराज्य अवधि स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक दर्शाती है। भारत के अधिराज्य की अवधि 15 अगस्त से 26 जनवरी तक होता है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 75। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसमें देश की कुल आबादी की 16.4% में जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश को प्रशासन की सुविधा के लिए 18 मंडलों, 75 जिलों और 349 तहसीलों और 822 विकास खंडों या ब्लॉकों और 17 नगर निगमों, 198 नगर पालिका परिषदों, 457 नगर पंचायतों और 1,06,774 गांव जैसी इकाइयों में बांटा गया है। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पिडमारी वेंकट सुब्बा राव। ये भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे। कौन? पिडमारी वेंकट सुब्बा राव। भारत की राष्ट्रीय शपथ भारतीय गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ है। प्रतिज्ञा को असल रूप में सन 1962 में लेखक पिडमारी वेंकट सुब्बा राव द्वारा तेलुगु भाषा में रचा गया था। इसका पहला सार्वजनिक गठन सन 1963 में विशाखापट्टनम के विद्यालय में हुआ था। भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य असम है। असम विधानसभा द्वारा 12 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल को मंजूरी प्रदान कर दी गई। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दिया है। जीएसटी 122वां संविधान संशोधन विधेयक और पारित होने के बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में काम किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। भारत के आजादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। गृह मंत्री बनने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विभिन्न रियासतों के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाया, जिसके कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2002 के एक कानून के तहत भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगे को फहराने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? झंडे को जानबूझकर जमीन पर गिराने की अनुमति नहीं दी जाती, ये बिल्कुल सही है। झंडे का इस्तेमाल सांप्रदायिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। और जो सही नहीं है वो हमारा आंसर होगा, तो इनमें से कोई आंसर नहीं है। आगे देखते हैं। तिरंगे का प्रयोग तोरण, झालर या ध्वज पट्टी की तरह नहीं किया जा सकता, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। जो सही नहीं है वही, गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वज फहराने का कोई अधिकार नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वर्ष 2002 से पहले आम लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की छूट थी। 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चाइना को। कम्युनिस्ट माओवादी दल मुख्य रूप से चीन में कार्य करता है, जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 में। 6 अगस्त 1952 ईस्वी 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। यह परिषद न तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय। यह एक सलाहकारी संस्था है
राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 के बीच सेतु की तरह कार्य करना है। योजनाओं को मंजूरी प्रदान करना है। प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम डैश में लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1956 में। तो इसी के साथ ही आज का सेशन यहीं एंड होता है और साथ में ही इंडियन पॉलिटी भी यहीं पर एंड हो जाती है। हमने अब तक इंडियन पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चंस रेलवे ने पूछे हैं किसी न किसी एग्जाम में, वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। और यहाँ से आगे जो हम अब वीडियो अपलोड करेंगे उनमें अब ज्योग्राफी से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो रेलवे ने किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप क्या करिएगा, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो भूलिएगा मत, कल हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक पूछे हैं। स्टार्ट करेंगे कल, पहला सेशन होगा ज्योग्राफी का, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो सभी क्वेश्चंस ब्रह्मांड यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ से आगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।